इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। प्रणाम मित्रों, इस वीडियो में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से होती है और उनके पतन की शुरुआत कहां से होती है। अरविंद केजरीवाल एक जन आंदोलन से पैदा हुए नेता होते हैं और उनके अंत की शुरुआत एक शराब घोटाले में राजस्व को लेकर होती है। अन्ना आंदोलन के 13 वर्षों के बाद जिन भ्रष्टाचारियों को खत्म करने की कसम खा करके अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरे थे, उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ में उन्होंने सरकार क्यों बनाई। और यह देखा जा रहा है कि वो जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो मात्र 5 महीने पहले लोकसभा और हरियाणा चुनाव के पहले उनको जमानत कैसे मिल जाती है। इसी बात की चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। तो मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरे विचार ही मेरी पहचान है, आपका साथ होना मेरे लिए होना आवश्यक है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हुए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक आंदोलन से होती है। उस आंदोलन का नाम है जन लोकपाल आंदोलन। यह जन लोकपाल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है माननीय अन्ना हजारे साहब ने किया और इसके प्रमुख सूत्रधार रहे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कि कांग्रेस के साम्राज्य को समाप्त कर दिया, जिसमें कि भ्रष्टाचार और महंगाई अपने चरम सीमा पर थी। इस आंदोलन की शुरुआत होती है 5 अप्रैल 2011 को। इस आंदोलन में प्रमुख रूप से जिन लोगों ने भाग लिया उसमें थे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेव, श्री श्री रविशंकर, स्वामी अग्निवेश और बहुत सारे लोग थे। इसमें प्रमुख रूप से कपिल देव क्रिकेटर भी थे। और इस आंदोलन का जन लोकपाल आंदोलन का जो मसौदा तैयार किया था वह प्रमुख रूप से जो इसमें लोग थे वह थे प्रशांत भूषण, उनके पिताजी शशि भूषण और अरविंद केजरीवाल और उस समय के कर्नाटका के तत्कालीन लोकायुक्त और पूर्व न्यायाधीश एन संतोष हेगड़े थे। अन्ना जी ने अपना आंदोलन 5 अप्रैल 2011 को स्टार्ट किया और उन्होंने अपना उपवास व्रत करना चालू किया। उपवास व्रत के लिए उन्होंने यह प्रण किया कि जब तक यह जन लोकपाल विधेयक पास नहीं हो जाता है तब तक मैं आंदोलन करता रहता हूं। उस समय की तत्कालीन सरकार ने एक समिति बनाई जिसमें कि इसमें मंत्रियों की और समाज सेवियों की यह एक समिति थी। इसमें सरकार ने जिन मंत्रियों को प्रमुख रूप से समिति में शामिल किया उसमें प्रमुख रूप से प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली और सलमान खुर्शीद, ये सब लोग मंत्रियों की तरफ से थे। ये लोग सरकार की तरफ से थे। और समाज सेवियों की तरफ से जो लोग थे उसमें थे अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, शशि भूषण, अन्ना हजारे और एन संतोष हेगड़े। ये लोग समाज सेवियों की एक टीम थी और यह टीम मिलकर के जन लोकपाल विधेयक जो है उसको एक रूप से तैयार करती हैं। तो यहाँ से चालू हो जाती है मीटिंगों का दौर। यह मीटिंग का दौर होता है समाज सेवियों और मंत्रियों की तरफ से। ये मंत्री और समाज सेवी मिलकर मीटिंग चालू कर देते हैं, लेकिन किसी भी मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलता है। इसमें जो सरकार की तरफ से मंत्री लोग शामिल किए गए थे उनका यह मानना था कि प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और निचले सरकारी कर्मचारियों को इससे दूर रखा जाए। तो समाज सेवियों ने इससे कहा तो इससे फायदा क्या होगा, यह तो एक बहुत बड़ा क्रूर मजाक है जन लोकपाल विधेयक के साथ में, तो हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं। फिर तारीख आती है 16 अगस्त 2011 की, जिसमें कि अन्ना हजारे साहब ने अपना आंदोलन अनिश्चितकाल आंदोलन फिर से चालू कर दिया, अपना उपवास अनिश्चितकालीन चालू कर दिया। और यह आंदोलन अब जोर पकड़ता है, यह जम्मू कश्मीर से ले करके कन्याकुमारी तक जाता है। हर एक राज्य में, हर एक शहर में यह आंदोलन चालू हो जाता है और यहाँ पे मनमोहन सरकार के तोते उड़ जाते हैं। और मनमोहन सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने का प्रयास करती है उतना ही ये आंदोलन बढ़ता चला जाता है।
अंत में जाकर के यह 27 अगस्त को यह जन लोकपाल विधेयक संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है और ध्वनि मत से पारित किया जाता है और समय होता है रात के 8 बजे। और यह जन लोकपाल विधेयक अस्थायी समिति को भेजा जाता है। संसद के दोनों सत्रों में जो जन लोकपाल विधेयक अन्ना हजारे जी के आशाओं के अनुरूप तैयार किया गया था, 28 अगस्त को तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री विलासराव देशमुख, सांसद संदीप दीक्षित और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री उनके साथ में जाते हैं और उस पत्र को वह अन्ना जी को समर्पित करते हैं, अन्ना जी को देते हैं। और अन्ना जी ने इसके साथ में 28 अगस्त 2011 को एक दलित लड़की सिमरन और एक मुस्लिम लड़की इकरा के हाथों से पानी पी करके, नारियल पानी पी करके और एक शरबत पी करके उन्होंने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया। इधर यह जन लोकपाल अन्ना आंदोलन समाप्त होता है और इसके साथ में एक नायक का जन्म होता है और उस नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने कि इस आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, एक सूत्रधार की भूमिका निभाई थी और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था। और अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाते हैं और एक प्रस्ताव रखते हैं, क्यों न इस गंदी राजनीति को खत्म करने के लिए एक ऐसे राजनीतिक दल का निर्माण किया जाए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ाई से लड़ सके और इस भ्रष्टाचार को वह इस देश से समाप्त कर सके। और इस आंदोलन के समाप्त होने के बाद एक जननायक का जन्म होता है। उस जननायक का नाम होता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाई जाए जो कि इस गंदी राजनीति को खत्म कर सके, इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए और मैं एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का निर्माण करूं जो कि इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। और 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान के अधिनियम की 65वीं वर्षगांठ पे एक पार्टी का उदय होता है और उस पार्टी का नाम होता है आम आदमी पार्टी। जंतर मंतर पे यह घोषणा की जाती है कि अब हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी पार्टी का नाम होगा आम आदमी पार्टी और हमारा चुनाव चिन्ह होगा झाड़ू। और 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लड़ने की घोषणा की जाती है और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लड़ती है और लोगों का भारी समर्थन मिलता है और 28 सीट जीत करके वह आती हैं। और लेकिन यहाँ पे गजब की एक राजनीति होती है। जिस जन लोकपाल विधेयक के विरोध में कांग्रेस खड़ी थी, उसी कांग्रेस के साथ में यह जन लोकपाल विधेयक दिल्ली में पारित कराने के लिए कांग्रेस का साथ लेते हैं और मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। और अरविंद केजरीवाल 28 नवंबर 2013 को 7वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और जन लोकपाल को पास करने के लिए विधानसभा में रखते हैं। लेकिन कांग्रेस और भाजपा इस पे उनका साथ नहीं देती है और मात्र 49 दिनों में 14 फरवरी 2014 को यह सरकार गिर जाती है। और गिरने के बाद अरविंद केजरीवाल तो और भी आक्रामक हो जाते हैं और आक्रामक होकर वो यह बात कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी खिलाफ है जन लोकपाल के, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। वह चाहती है कि भ्रष्टाचार और बढ़े और इन्हीं बातों को लेकर के वह जनता के बीच में जाते हैं और दूसरी बार जब चुनाव होता है विधानसभा का तो और भी भारी बहुमत से आते हैं। और उनकी जबरदस्त वापसी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 70 सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर आती है और 3 सीटें मात्र बीजेपी जीतती है और कांग्रेस 0 रह जाती है। तो आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा दिल्ली में लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा। 14 फरवरी 2015 को वह दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और 2015 से लेकर 2020 तक वह अपने मुख्यमंत्री टर्नओवर का दूसरा कार्यकाल भी समाप्त करते हैं। उसमें वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, जिसमें कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक चालू करते हैं, शिक्षा पर ध्यान देते हैं, जो कि देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वो पूरे देश को यह दिखाते हैं कि अगर एक आप ईमानदार सरकार चुनते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। 2020 में दोबारा विधानसभा चुनाव होते हैं और जिसमें वह फिर थोड़ी कम सीटों के साथ, लगभग 62 सीटों के साथ में वह जीत कर आते हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। और यह अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी सफलता होती है। उनके पिछले कार्यों को जो उन्होंने किया होता है उस पे उनको भारी सफलता ही कही जाएगी।
अरविंद केजरीवाल का तीसरा कार्यकाल जैसे ही चालू होता है तो वहाँ से घोटालों की शुरुआत होती है। पहले सत्येंद्र जैन से शुरुआत होती है और उसके बाद तो एक बड़ा जिन्न निकलता है, एक बड़ा स्कैम निकलता है जिसका कि नाम है लिक्वर घोटाला, शराब घोटाला। यह शराब घोटाला मोस्टली यह है कि यह एक राजस्व हानि का घोटाला है। दिल्ली सरकार एक 2021 में एक शराब नीति लेकर आती है और यह शराब नीति यह होती है कि जो लाइसेंस फीस होती है उसको बढ़ा दिया जाता है और वो लाइसेंस फीस बढ़ाने के साथ में और सारे भी अमेंडमेंट किए जाते हैं और वह कई जगहों पे चाहते हैं कि शराब की दुकानें खोली जाए जिससे कि दिल्ली का राजस्व बढ़ाया जा सके। लाइसेंस फीस को वो बढ़ा देते हैं और बहुत सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं जो कि कुछ तो वो अपने दिल से कर देते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, वहाँ पे मैंने PDF अटैच किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, जो कि ED की फाइल है, CBI की फाइल है, सारी फाइलें हैं, उनको आप पढ़िए और देखिए किस तरह से यह घोटाला हुआ है। और इस घोटाले का जो है प्रमुख रूप से दिल्ली को जो राजस्व की हानि हुई है वह 144 करोड़ की है। दिल्ली का जो शराब घोटाला है मोस्टली यह है कि जो कि वह लोगों के पास से लाइसेंस ना होकर के वह कंपनियों के पास चला जाता है। दक्षिण की जितनी भी शराब कंपनियां हैं वह एक ग्रुप बनाती हैं और ग्रुप बना करके वह दिल्ली सरकार के जो भी लाइसेंस हैं उनको वह लेती है। बाद में जब कोरोना काल आ जाता है तो कोरोना काल में दुकानें नहीं चलती हैं, उनको घाटा हो जाता है और यह जो फीस होती है लाइसेंस की वह वापस कर दी जाती है और यही लाइसेंस की फीस वापस करना ही एक बड़े घोटाले का संदेश देता है। मामले की शुरुआत दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की राज्यपाल विनय सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा नई दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट दी गई है। यह रिपोर्ट 28 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक लाइसेंस फीस में 24% की जो है, यह रिपोर्ट 8 जुलाई 2022 को यह रिपोर्ट भेजी जाती है और इसमें आबकारी विभाग प्रभारी होने के कारण मनीष सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नई आबकारी नीति को फर्जी तरीके से राजस्व कमाने के आरोप में रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। और इस प्रकार से शराब घोटाले में बहुत सारे झोल्स होते हैं जिनको कि CBI देखती है, ED देखती है और ED जांच के लिए चली जाती है। ED और CBI के इस जांच के बाद तो आप नेताओं का जेल यात्रा चालू हो जाता है। पहले सत्येंद्र जैन जाते हैं, फिर मनीष सिसोदिया जाते हैं, फिर संजय सिंह जाते हैं, फिर संजय सिंह छूट के चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती की। वह गलती यह थी कि उन्होंने अपने गुरु के सिद्धांतों को नहीं माना। समाजसेवी अन्ना हजारे जी ने अपने समाज सेवा की शुरुआत शराब के विरोध से की थी। उन्होंने अपने गांव में शराबबंदी का आंदोलन किया था। उन्होंने यह कहा था कि यह आंदोलन चलना चाहिए और जो लोग भी शराब पीते हैं उनको कोड़ों से पीटना चाहिए, क्योंकि एक माँ चाहती है कि उसका बेटा सुधरे, तो उसके लिए अगर 2 डंडे भी उठाने पड़े तो उठाना पड़ेगा। और यह शराब आंदोलन बहुत ही बड़े लेवल पे चलाते हैं। यह शराब बंदी का आंदोलन अन्ना हजारे साहब बहुत बड़े तौर पे चलाते हैं और वहाँ की बहुत सारी बड़ी कंपनियों और दुकानों को बंद करवाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब उसी शराब को लेकर के वह अपने दिल्ली का राजस्व बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाने का प्रयास करते हैं, होम फॉर डिलीवरी देने का प्रयास करते हैं। तो अन्ना हजारे के ये सिद्धांत को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है और वहीं से उनका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। अरविंद केजरीवाल को अक्टूबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक 9 सम्मन जारी किए जाते हैं, लेकिन वह किसी भी सम्मन का जवाब नहीं देते हैं। तो 17 मार्च 2024 को जो 9वां सम्मन जारी किया हो जाता है, उसके बाद 21 मार्च 2024 को जब ED सम्मन लेके उनके घर पे जाती है, तो इसके पहले वह अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में जाते हैं और इस सम्मन को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह इस सम्मन को रोकने में असफल हो जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि जो गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करेगा, जो गुरु के प्रमुख सिद्धांतों का अवहेलना करेगा, तो उसको एक न एक दिन तो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। और इस तरह से उनकी जेल यात्रा चालू हो जाती है। लेकिन भारत की राजनीति भी गजब की है और 10
मई 2024 को उनको जमानत मिल जाती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले होते हैं। वह लोकसभा में प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए उनको जमानत मिल जाती है। तो गजब की राजनीति है ना मित्रों, कैसे मूर्ख हमको बनाया जाता है यह सोचिए आप लोग। और आगे जब वह 2 जून 2024 को खुद जाके वह समर्पण कर देते हैं और फिर से उनकी जेल यात्रा चालू हो जाती है। और यहाँ से चालू होता है जमानत की अर्जियों का जाना, अर्जियों का खारिज होना, यह सब चालू हो जाता है। लेकिन 23 सितंबर 2024 को फाइनली फिर उनको जमानत मिल जाती है। लेकिन मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि हरियाणा के चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, हरियाणा के चुनाव अब प्रारंभ होने वाले हैं, तो इसके पहले ही उनको जमानत मिल जाती है। यह भी एक राजनीतिक मुद्दा है कि नहीं है। इस पे चीफ जस्टिस उज्जवल भुवन का कहना है कि सीबीआई को बंद तोते में जो पिंजरा है इसकी परिकल्पना से दूर होना चाहिए, उनको इससे आज़ाद होना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार से राजनीति में उसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद 15 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं यह सुनिए आप लोग। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। दोस्तों 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं। अपने मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा देने के लिए वो 2 दिन का वक्त मांगते हैं, तो विपक्षी इस पे प्रश्न खड़ा करते हैं। तो इस पे आरसी क्या जवाब देती हैं ये भी आप सुनिए। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसके बाद तो अरविंद केजरीवाल जी खबरों की हेडलाइंस ही लूट लेते हैं और पूरे दिन उनकी ही खबरें चलती रहती हैं कि दिल्ली पर उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, क्या कारण था। लेकिन मित्रों यहाँ पर भी एक राजनीति खेली जा रही है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, वह भी आप जान लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस उज्जवल और जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने यह कहा कि केजरीवाल जी जब भी आप बाहर जाएंगे तो किसी भी फाइल पे आप साइन नहीं करेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण फाइल पे साइन करने के लिए आपको राज्यपाल से सहमति लेनी पड़ेगी, आपको 10 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा, आप किसी भी गवाह को जाकर आप नहीं मिल सकते हैं, उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते हैं, आपके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय निषेध है। तो मित्रों इसमें मुख्यमंत्री बनने से तब क्या फ़ायदा है कि जब आप जा ही नहीं सकते, साइन ही नहीं कर सकते, तो फिर इस्तीफा देना ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। तभी तो आप सरकार चला पाएंगे, और वो भी 5 महीने मात्र पहले। क्यों नहीं आपने इससे पहले, जब आप पहली बार जेल में गए, जब आप पे आरोप लगे, तभी आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप तब इस्तीफा देते हैं जब मात्र 5 महीने रह जाते हैं। और इसमें भी हरियाणा का चुनाव आ रहा है, तो उसमें दिखाने के लिए कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, जनता मेरा फैसला करेगी कि मैं आरोपी हूं कि नहीं हूं। जनता की अदालत में जाऊंगा, मैं पूछूंगा लोगों से कि मैं आरोपी हूं कि नहीं हूं। यहाँ पर आतिशी सिंह को अरविंद केजरीवाल की जगह पे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और वह कहती हैं कि जिस प्रकार से भारत ने
राम जी के खड़ाऊ को रख करके राज्य किया था, मैं भी उसी प्रकार से करूँगी और वो ऐसा ही करने का प्रयास करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो गलती की है उसकी सज़ा पीढ़ियों भुगतेंगी। जो लोग ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कर गुजरना चाहते हैं, उनके लिए तो आपने दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। वो कभी नहीं आ सकते हैं। जब भी आएंगे तो लोग आरोप लगाएंगे कि तू भी एक दिन केजरीवाल बन जाएगा। तो मित्रों, अरविंद केजरीवाल जी, आपको यह आरोप अपने ऊपर से धोना पड़ेगा और आप जो भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके आपने जो गठबंधन किया हुआ है, इसकी आपको आने वाले भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप जो जननायक की जो भूमिका में आए थे, वह जननायक से आप खलनायक बनते जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए अरविंद केजरीवाल जी, यह जनता है, जनता कभी भी पलट सकती है। जनता अपना विश्वास अगर देती है, अगर उसका विश्वास खोता है, वह उस जननायक का राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।